तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कुछ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में जानेंगे, इनके कुछ फैक्ट्स जानेंगे कि क्यों लैंग्वेज हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, इसके प्रिंसिपल्स, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंने कुछ चीज़ें कवर करने की इस वर्कशॉप में कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। जो लैंग्वेज है वो हमारी एक आदत है, जो बचपन से हम जिस तरह की लैंग्वेज को बोलते हैं उसी तरह हम आगे जाके भी उसको फॉलो करते हैं। जिस तरह से एक न्यूबॉर्न बेबी है, उसका वो भी अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है? रो के, अपने फर्स्ट क्राई से, ठीक है? तो रो के अपने आप को, अपने एग्जिस्टेंस को एक्सप्रेस करता है। तो ये जो लैंग्वेज है, इसका पर्पस होता है हमारे थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, इन सबको एक्सप्रेस करना दूसरों के सामने। तो लैंग्वेज इज a type of speech in which kinds of union are created by a mere exchange of words. अब एक दूसरे से बात करके हम अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, और एक कंट्री की साथ दूसरी कंट्री के साथ एक रिलेशनशिप हम एस्टैब्लिश करते हैं। एक इंसान दूसरे इंसान के साथ एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, और ये सेल्फ एक्सप्रेशन और सोशल एक्टिविटी के भी काम आती है। इट इज अ पेरेंटल प्रॉपर्टी। जैसे हमारे बुजुर्ग या हमारे बड़े हमें सिखाते हैं, हम उसी हिसाब से लैंग्वेज को बोलते हैं, और ये अर्न प्रॉपर्टी है जो कि सदियों से चली आ रही है हमारे एक्सप्रेशंस और थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। ये और ये हम सोसाइटी से ही लर्न करते हैं, और हर एक लैंग्वेज जो है वो यूनिक होती है। इसमें लैंग्वेज कैसे डिराइव हुई है वो मैं आपको बताऊंगी। जो लैंग्वेज है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है लिंगुआ, मींस टंग। लैंग्वेज कैसे हम अपने मुंह से बोलते हैं ना, जो भी बोलते हैं अपने मुंह से बोलते हैं। लिंगुआ का मीनिंग टंग होता है, और ये फ्रेंच टर्म भी है। उसके हिसाब से इसका मीनिंग है लैंग, स्पेसिफिक कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ स्पीच। एक फॉर्म ऑफ स्पीच है, और या उसका मीनिंग है पैरोल, मींस स्पीच। तो इस तरह से ये लैंग्वेज टर्म है वो जो डिराइव हुई है। सो अभी हम करेंगे टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, जिसमें फर्स्ट है सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है जब हम सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो उससे रिलेटेड होता है। सिंटैक्स क्या चीजें, क्या पार्ट चाहिए होते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, मेन वर्ब, ये सब चीजों की जरूरत होती है सेंटेंस बनाने को, जो डिटेल में आगे जब हम अपना राइटिंग पार्ट डिस्कस करेंगे तब करेंगे। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है ऑल 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, prepositions etc. ये जो सेंटेंस को बनाने के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट इज वर्डोलॉजी। वर्डोलॉजी, वर्ड फॉर्मेशन इज लर्न इन वर्डोलॉजी। नेक्स्ट है फोनेटिक्स। इट इज द साइंस ऑफ फोनीम्स, साइंस ऑफ स्पीच। जो हम अब ये इसके बाद जो हमारा पार्ट शुरू होगा वो सारा फोनोलॉजी और फोनेटिक्स से ही शुरू होगा, कि इसमें हम साउंड्स को समझेंगे, हम किस वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, ताकि हमारे लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स अच्छे हो सके। तो नेक्स्ट है सिमेंटिक्स। Semantics is related to meaning of the
लैंग्वेज इज द सोल ऑफ लैंग्वेज, जो कि किसी भी लैंग्वेज का मीनिंग डिफाइन करता है, उसको हम सिमेंटिक्स कहते हैं। Now we'll discuss the importance of language. Language is unique. हर एक लैंग्वेज यूनिक होती है, उनकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कोई भी लैंग्वेज एक दूसरे से मेल नहीं खाती। लैंग्वेज इज द मीन्स ऑफ एक्सप्रेशंस। लैंग्वेज हमारी एक्सप्रेशंस का एक जरिया है, हमारे थॉट्स को एक्सप्रेस करने का जरिया है। लैंग्वेज यूनाइट्स द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। जो लैंग्वेज ही एक ऐसा जरिया है जो देश भर के लोगों को आपस में जोड़ने का एक जरिया है, लोगों को पास लाती है। हम एक दूसरे से बात कर सकते, कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो हम लैंग्वेज के थ्रू ही करते हैं। लैंग्वेज इज द बेसिस ऑफ ऑल डेवलपमेंट। अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो हम सीखेंगे कैसे, हम सोचेंगे कैसे, हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे? तो हमारी जो डेवलपमेंट है वो एक लैंग्वेज के ऊपर ही आधारित है। लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। हर एक जगह पे अगर जैसे मैं अब पढ़ा रही हूँ तो क्या मैं हिंदी लैंग्वेज का यूज करके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। लैंग्वेज इज अ काइंड ऑफ यूनियन बिटवीन लिसनर एंड स्पीकर। अब आप देखिए, मैं यहाँ आपको कुछ सिखाने आई हूँ, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में सिखाने आई हूँ। तभी तो अगर मैं कुछ आपको सिखा रही हूँ तभी तो आप मुझसे जुड़ रहे हैं ना। तो ये एक काइंड ऑफ यूनियन है लिसनर और स्पीकर के बीच में। तो अब हम चलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ। अभी तो सिर्फ आप नॉर्मल लैंग्वेज कर रहे थे जो कि कॉमन है। हाँ, किसी भी लैंग्वेज के बारे में ये था कि ये फीचर्स हैं लैंग्वेज के। नाउ हम स्पेसिफिकली इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू सी राजगोपालाचार्य, इंग्लिश लैंग्वेज इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉडेस सरस्वती इन इंडिया। ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है हमारे लिए वरदान, एक बूम के समान है, क्योंकि इसकी वजह से ही हम दूसरे देशों के साथ अपना ट्रेड करने में सक्षम हो सके हैं। तो अब हम इंग्लिश लैंग्वेज के इम्पोर्टेंस की तरफ चलते हैं। तो इम्पोर्टेंस करेंगे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है एज अ लिंक लैंग्वेज। जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो हमारी लिंक लैंग्वेज है। जैसे कि आपको पता है हमारे इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं? इट इज 21 इन टोटल। एंड अगर पूरे वर्ल्ड की रीजनल लैंग्वेजेस मिलाई जाए तो वो है 6500। क्या इनको लर्न करना किसी का इजी है? बिल्कुल भी नहीं। अब इंग्लिश लैंग्वेज हमारी लिंक लैंग्वेज कैसे है? जैसे कि हम पंजाबी हैं, या कोई हरियाणवी है, या कोई हिमाचली है, तो हर एक इंसान की स्टेट की लैंग्वेज अलग होती है। अब पंजाब और केरला की लैंग्वेज तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, साउथ और नॉर्थ में बहुत फर्क है, तो हम इनको बिल्कुल भी समझ नहीं सकते। अगर हमारे बीच में कोई कॉमन लैंग्वेज होगी तो हम उसे इजीली समझ पाएंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है एक दूसरे के कल्चर को आपस में जोड़ने में। तो सेकेंड पॉइंट है एज अ पासपोर्ट टू एम्प्लॉयमेंट। तो इंग्लिश लैंग्वेज ही है हमारी एक पासपोर्ट का एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि हमारी रोजगार का एक जरिया है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स में एक मोस्ट रिक्वायर्ड लैंग्वेज है कि आपको फ्लुएंसी इन इंग्लिश, फ्लुएंसी इन स्पोकन इंग्लिश आपको चाहिए है। तो
ये हमारी पासपोर्ट है एम्प्लॉयमेंट के लिए, इसीलिए इसको पासपोर्ट बोला गया है। जैसे एक फॉरेन कंट्री में जाने के लिए हमको पासपोर्ट चाहिए, वैसे ही हमें अगर इस प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में सरवाइव करना है तो इंग्लिश लैंग्वेज हमें बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है विंडो टू मॉडर्न वर्ल्ड। अब विंडो का क्या पर्पस होता है? हम विंडो को खोलते हैं और अपने आसपास देखते हैं टू कीप इनटू अवर एनवायरनमेंट। उसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज का क्या पर्पस है? और आप ये देखिए एमसी फ्रेंच की बहुत अच्छी लाइन है, अ ट्रैवलर हु कैन स्पीक इंग्लिश will find somebody who can understand him. He may go. Anyone who can keep in touch with the whole world without leaving his own house. अब एक ट्रैवलर कहीं भी जाएगा, अगर उसको समझने वाला कोई मिलेगा तो उसे आसानी होगी एक दुनिया को जानने में। तो इंग्लिश ही एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे हम बाकी दुनिया के लोगों से इन टच रह सकते हैं। और हमें इस समझने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े। हमें वो चीज आती है, हम इंग्लिश लैंग्वेज को कंफर्टेबली यूज करके बाकी लोगों के साथ अपना रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंग्लिश एज लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो अराउंड 150 ईयर से इंग्लिश लैंग्वेज एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह हमारी कंट्री में यूज हो रही है और इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन टेरिटरीज फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1963 से एक बिल पास हो चुका था जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी जा चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट, इंग्लिश एज लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। English language is more suitable for legal business, not only in Supreme Court but also in High Courts and District Courts. तो English language को बिजनेस में यूज करने के लिए, लीगल बिजनेस में यूज करने के लिए यूज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी यूज करता है इसे, हाई कोर्ट भी यूज करता है और जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो सब इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंग्लिश एज लैंग्वेज ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इंग्लिश लैंग्वेज यूज होती है हमारे व्यापार में, हमारे इंडस्ट्री में। जैसे कि अभी कोई चीज हमने अगर फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड करना है, आप देखिए इंटरनेट की वजह से हम देश विदेश तक अपना कारोबार पहुंचा सकते हैं, जो कि पहले इंटरनेट से पहले पॉसिबल नहीं थी। सिर्फ अपनी कुछ डिस्ट्रिक्ट या सिटी में ही हम ट्रेड करते थे या विद इन इंडिया, तो उसमें भी हमें रीजनल लैंग्वेज की दिक्कत आती थी। जैसे कि साउथ की लैंग्वेज केरला और पंजाब की कितनी डिफरेंट है, तो उसके लिए भी इंग्लिश लैंग्वेज एक माध्यम बना है। इंग्लिश एज लैंग्वेज ऑफ लाइब्रेरी। तो key through the storehouse of the knowledge, maximum knowledge can be imparted to the students. तो हमारी लाइब्रेरी में भी बहुत सारी बुक्स, नॉवेल्स, गाइड्स, ऐसी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं जिससे हम इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत आसानी से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो ये एक ऐसी मातृभाषा है जो कि इंटरनेशनली ऑल ओवर द वर्ल्ड बोली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, कल्चरल इंपॉर्टेंस। तो इंग्लिश ही एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि दो कल्चर्स को जोड़ने में हेल्प करती है। तो आपस में ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना, फ्रेंडशिप और टॉलरेंस, ये सब इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से क्रिएट
होता है, अगर हम दो लोग आपस में इकट्ठे हो जाएंगे और अलग अलग लैंग्वेज बोलेंगे तो कुछ किसी को समझ नहीं आएगा, कोई भी एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर पाएगा और ब्रदरहुड और फ्रेंडशिप कैसे पॉसिबल हो सकती है। Enlightens our mind with knowledge and help our physical as well as mental development. तो एक रीजनल लैंग्वेज की वजह से कुछ कंस्ट्रेंट रह सकता है, हम कुछ सीख नहीं सकते। अब इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से हम डिफरेंट चीज़ों को आसानी से सीखते हैं और ये हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट में भी काम आती है। जैसे कि अगर हम कोई चीज़ यहाँ नहीं, जैसे स्टडीज में भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इंग्लिश के जरिए हम फॉरेन टीचर से ठीक है उस टॉपिक के बारे में सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है a foreign language already known to learners। तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हमारे टीचर्स को भी आती है और वो आसानी से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू, we know it is a deed and we have people who can teach it। तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो सब टीचर्स को आती है और हमारे पास टीचर्स हैं इनको पढ़ाने के लिए, तो हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है इन लैंग्वेज को सीखना। So the next point is English in social life। तो use large number of English words in our daily life। तो हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं जिसके कारण हम बहुत सारी चीजों को सीखते हैं। नीड्स ऑफ सोशल एंड इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशन इन हाईली एजुकेटेड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। जो अपर क्लास है, बहुत हाईली एजुकेटेड सोसाइटी है, उसमें हम सोशलाइज करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करते हैं। So that's all for the importance. So next we will proceed towards functions। तो आज हम करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के functions। एक्सप्रेसिव फंक्शन। तो इंग्लिश लैंग्वेज हमारी फीलिंग्स, थॉट्स, हमारे को एक्सप्रेस करने के काम आती है। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, हमारे जो इमोशंस अंदर जितनी भी हमारी इमोशंस हैं, आइडियाज हैं, थॉट्स हैं और फीलिंग्स हैं, उनको एक्सप्रेस करने के काम आती है। ये एक्सप्रेशन हम कैसे कर सकते हैं? या तो हम ऑरल फॉर्म में कर सकते हैं या रिटन फॉर्म में कर सकते हैं या साइंस और सिंबल्स के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कम्युनिकेटिव फंक्शन। सो कम्युनिकेटिव फंक्शन मीन्स हमें आपस में एक दूसरे से बातचीत करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है जो कि हमारी लैंग्वेज होती है। एक्सप्रेशन टू आवर थॉट्स, फीलिंग्स, नीड्स, ओपिनियन एंड अदर एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। थॉट्स, फीलिंग्स, हमारी जरूरत, हमारी ओपिनियन, हमारे विचार, सोच, हम कैसा फील करते हैं और जो भी सौंदर्य की चीजें होती हैं वो हम अपनी लैंग्वेज के थ्रू भी एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट इज एस्थेटिक फंक्शन। एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्य, जो हमारी ब्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारी फीलिंग्स उमड़ती हैं, बहुत इमोशंस होते हैं, बट हम उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, कोई पोएट या कोई लेखक, ऑथर हमारे इन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में रिटन फॉर्म में हेल्प करता है, या पोएट पोएम के थ्रू, या फिर कोई बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, या कोई ड्रामा, या कोई बैलेड, या कोई स्टोरी। इन फॉर्म में ये पोएट्स और ऑथर हमारे इन विचारों को क्या कहते हैं, रिटन फॉर्म में प्रस्तुत करते हैं। तो लैंग्वेज
का यूज होता है हमारे थॉट, फीलिंग, एक्सप्रेशन, आइडियाज को सबको एक्सप्रेस करना, उनको प्रकट करना। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेटिव फंक्शन। An individual can preserve his experiences, knowledge, observation, feeling, etc. in written form. कोई भी इंडिविजुअल अपने विचारों को, आइडियाज को, एक्सपीरियंस, हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी हमारे साथ होता है या जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको रिटन फॉर्म में हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ताकि लेटर टाइम में कभी भी किसी को भी उन एक्सपीरियंसेस को की जरूरत है या लेटर टाइम में उनको क्या कहते हैं, नेक्स्ट जनरेशन जब उसको यूज करती है या पढ़ती है, तो उन एक्सपीरियंसेस से, उन ऑब्जर्वेशन से वो कुछ सीखती है। ये एक हिस्ट्री बन जाती है जो कि आने वाले जनरेशंस को टीच करने में हेल्पफुल होती है। कल्चरल फंक्शन। अब लैंग्वेज इज द कंपोनेंट ऑफ अ कल्चर एज वेल एज अ सेंट्रल नेटवर्क थ्रू व्हिच द अदर कंपोनेंट्स आर एक्सप्रेस्ड। अब लैंग्वेज ही ऐसा एक कंपोनेंट है जो कि हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, हमारे जितने भी फोक्स हैं वो सब उसमें क्या कहते हैं लिखे हुए हैं एक जगह। तो क्या होता है, अब गूगल पे जब हम सर्च करते हैं हमारे फोक्स निकल जाते हैं, पुरानी ऑटोबायोग्राफीज निकल जाती हैं, पुराने जैसे लेखक हैं उनके बारे में, कोई अच्छी महान पर्सनैलिटी है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये हमारे कल्चर को ऑब्जर्व करने में हेल्पफुल होती है, जो कि लेटर ऑन यूज होती है, जो कि जैसे कि अब कोई किसी के बारे में लिखना है या कोई पेपर कंपटीशन हो रहा है, पोएम रेसिटेशन हो रही है कुछ, तो क्या कहते हैं स्टूडेंट्स उन कलेक्शन में से उठाकर उन्हें बोलते हैं। तो एक कंपोनेंट तैयार हो गया जिसे कि हम यूज करते हैं अदर कंपोनेंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। Informative function. Language helps in passing on the information between two or more than two persons. तो इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए एक माध्यम सिर्फ एक हमारी लैंग्वेज ही है, जो कि हम बोलकर, लिखकर या समझाकर साइंस के थ्रू एक दूसरे को हम इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं। सो अब नेक्स्ट हम करेंगे प्रिंसिपल्स। A mother tongue is taught, not taught. A foreign language is taught to taught. मतलब कि जो हमारी मदर टंग है वो तो हमें विरासत में मिली है, ठीक है, तो वो हमें पढ़ाई दी जाती है कहीं, वो हम खुद ब खुद अपने एटमॉस्फेयर से, अपनी सोसाइटी से सीख लेते हैं। बट जो एक फॉरेन लैंग्वेज है उसे हमें सीखने के लिए उसे समझना पड़ता है, उसे पढ़ना पड़ता है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रिंसिपल करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। अब क्या होता है कि जब भी हम क्या कहते हैं, अगर हम कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, नेचुरली हमें बोलना पड़ता है जिस तरह से हमारी मदर टंग है। तो वो हम शुरू से बोलते आ रहे हैं, तो हमें आदत हो गई है, तो हैबिट बन गई है एक, तो वो हम रोज उसी तरह से इसको बोलते हैं। बट एक जो फॉरेन लैंग्वेज है उसको बोलने के लिए, हैबिट डालने के लिए बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे के साथ उसी फॉर्म में कम्युनिकेट करें। तो अब हम डे टू डे लाइफ में रोज बोलेंगे तो उसकी हमें हैबिट होगी और इसी तरह से हम सीख सकते हैं। जैसे हम पिक्चर्स देख सकते हैं, इंग्लिश मूवीज देख सकते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ इंग्लिश में बात कर सकते हैं, घर में, बाहर, सोसाइटी में, कहीं भी जहाँ भी हमें
कोई भी मिलता है तो उससे हम जल्दी से एक लैंग्वेज को सीख सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। When we learn first language, we face the universe directly and learn to clothe it with speech. When we learn the second language, we tend to filter the universe through the language already known. अब जो मदर टंग है वो तो नेचुरली सीख लेते हैं, लेकिन एक फॉरेन लैंग्वेज को लर्न करने के लिए हमें किसी की हेल्प लेने की जरूरत होती है। जैसे कि एक टीचर होता है, वो किस तरह से बोल रहा है, लिख रहा है, तो उनको देख कर हम सीखते हैं, या फिर हम ऑडियो विजुअल एड्स की हेल्प लेते हैं एक लैंग्वेज को सीखने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। अब एक पैटर्न को फॉलो किया जाता है हमारे लैंग्वेज को सिखाने के लिए। तो सबसे पहले हमें साउंड्स, फिर उसके बाद वर्ड्स, फिर फ्रेजेस, फिर सेंटेंसेस, इस तरह से हमें सिखाए जाते हैं। अब जैसे कि मैं अपनी वीडियोस बना रही हूँ, तो हमें क्या कर रही हूँ, हर एक फोनेटिक्स में मैं जॉली फोनेटिक्स इंप्लीमेंट कर रही हूँ उनकी ग्रेडेशन के लिए। अब जैसे AT एट, CAT कैट, BAT बैट, MET मैट, तो इस फॉर्म में जब हम लर्न करते हैं, इसको ग्रेडेशन मेथड कहते हैं, तो बच्चे को जल्दी समझ आता है। हर एक जो वर्ड है उसमें जो क्या कहते हैं डिफरेंशिएशन है वो पता लगता है। एट, एक जैसे वर्ड है एट, उसमें कैट, क, बैट, व, मैट, म लगना है, तो इससे बच्चा जल्दी सीखता है। और जैसे कि सिमिलर वर्ड्स हैं, पोस्ट ऑफिस, पोस्टमैन, पोस्टमास्टर, तो हम ये इस तरह से अगर करते हैं तो उनको डिफरेंस पता चलता है, उनके मीनिंग्स का, और किस वर्ड को कैसे बोलना है उनका पता चलता है। सेंटेंस पैटर्न पता चलता है, जैसे सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस तरह से पैटर्न लगाना है, तो वर्ड्स को फॉर्म करने का पता चलता है। और जैसे कि रूल्स, जो ग्रामर के हमारे रूल्स हैं, अगर हम प्रॉपर फॉर्म में एक ऑर्डर में करेंगे तो हमें उनको पता चलेगा। Next is principle of mother tongue. The teaching of mother tongue and teaching of foreign language can support and assist each other. अब मदर टंग और फॉरेन लैंग्वेज दोनों एक दूसरे को असिस्ट कैसे करती हैं। जैसे कि हम मदर टंग हमारी क्या है, हिंदी हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, तो जब हम इसमें बोलते हैं तो क्या कहते हैं, अब फॉरेन लैंग्वेज को करने के लिए क्या जरूरत होती है, ट्रांसलेशन। जो हम इनको बोलते हैं उसी को हम ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बोलते हैं। जो लैंग्वेज या हम जो भी लैंग्वेज सीख रहे हैं उसमें हम बोलते हैं। तो एक कोई भी फॉरेन लैंग्वेज को लर्न करने के लिए हमारी मदर टंग, जो हमारी रीजनल लैंग्वेज होती है, उसका बहुत बड़ा सहयोग होता है। रीजनल लैंग्वेज या फिर हिंदी जो हमारी राष्ट्रभाषा है, उसका बहुत बड़ा सहयोग है इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। कोई भी लैंग्वेज ले लीजिए, बिना प्रैक्टिस के वो हमें आ ही नहीं सकती। तो हमें उसको ऑरल फॉर्म में, रिटन फॉर्म में, हर एक फॉर्म में उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करनी पड़ती है ताकि हम उस लैंग्वेज में महारत हासिल कर सकें। He who gets the tip of the finger dipped in the water 3 times in 20 weeks will never learn to swim. अब सिर्फ जो उंगली ही पानी में डालेगा, नेचुरली तो उसको स्विमिंग कैसे आएगी। स्विमिंग सीखने के लिए क्या, पानी में उसको कूदना पड़ेगा। तो एक लैंग्वेज को सीखने के लिए भी हमें उसकी रोज प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, तभी हम उसको अच्छे से सीख सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी। Wrong habits of pronunciation, spellings and writing once formed
become difficult to be given up later. Yes, it is really practical. जिनके हम रोज देखते हैं, जैसे हम प्रोनाउंस करते हैं किसी वर्ड को, किसी स्पेलिंग को लिखते हैं, एक बार या 2 बार या 3 बार उसको लिख दिया, फिर हमारी हैबिट बनती चली जाती है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि पहले दिन से, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, सही मेथड से सीखा जाए। इसीलिए फोनेटिक्स आर द बेस। अगर हम इनको शुरू से ही करेंगे तो हमें एक्सेंट पकड़ने में देर नहीं लगेगी और हम फिर उसी एक्सेंट को फॉलो करते जाएंगे और ये हमारी हैबिट बन जाएगी, तो हमारी एक्यूरेसी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो हर एक चीज को करने के लिए एक प्रॉपर पैटर्न होना ही चाहिए। तो फोनेटिक्स इंग्लिश लैंग्वेज में एक प्रॉपर पैटर्न है समझने के लिए। तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चे को शुरू से ही, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम नर्सरी, दे शुड बी इम्प्लीमेंटेड, ताकि वो सही ढंग से एक लैंग्वेज को सीख सके। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर। तो हर एक लैंग्वेज लर्न करने का एक प्रॉपर ऑर्डर होता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करने की 4 पिलर्स हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लिसनिंग हम कानों से सुनते हैं, जो हम सुनेंगे हम वैसा ही बोलेंगे। स्पीकिंग मीन्स हमारी टंग से हम बोलते हैं। तो हमारी जो जैसे फोनेटिक्स है वो यही स्टडी है, स्पीच ऑर्गन्स का यूज करके हम अपने वर्ड्स को बोलते हैं। तो ये डिटेल में नेक्स्ट क्लास से फोनोलॉजी की, साइंस ऑफ फोनेटिक्स जिसको हम कहते हैं, वो शुरू हो रही है। रीडिंग के 6 स्किल्स होते हैं, ठीक है। रीडिंग कैसे हम अपने आईज से करते हैं, तो उन स्किल्स को लर्न करते हुए, समझते हुए हम रीडिंग का पार्ट करेंगे। और राइटिंग हम अपने हाथों से करते हैं। तो नेचुरली हमारी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो दूसरों को पसंद आने वाली होनी चाहिए, तभी हमारा लिखने का फायदा है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ वोकैबुलरी। हमारे पास 2 तरह की वोकैबुलरी होती है, एक होती है पैसिव वोकैबुलरी, एक होती है एक्टिव वोकैबुलरी। Passive vocabulary, words which are recognized and understood but never used in speaking and writing formulate passive type of vocabulary. वो words जो हमें पता है, ठीक है, और जिसे हम समझते भी हैं, पर अपनी डे टू डे रूटीन लाइफ में हम उनका यूज नहीं करते हैं, उन्हें हम पैसिव वोकैबुलरी कहते हैं। एंड एक्टिव वोकैबुलरी, वर्ड्स which are understood and constantly used by the learners in speaking and writing are called active vocabulary. जो words जो कि समझे जाते हैं और डे टू डे रूटीन लाइफ में हम यूज करते हैं, उसे एक्टिव vocabulary कहते हैं। तो जैसे कि अब कई वर्ड्स ऐसे हैं जैसे कि गेटली, एलिगेंट, सिर्फ ब्यूटीफुल की जगह एलिगेंट यूज कर सकते हैं, तो कितना इंप्रेसिव लगेगा ना, राइट। ब्यूटीफुल की जगह गॉर्जियस यूज कर लें, ठीक है, तो कितना अच्छा लगता है। तो जो ये वर्ड्स होते हैं, इनको हमें डे टू डे लाइफ में लाने की बहुत जरूरत है, ताकि हम अपनी लैंग्वेज को और इम्प्रूव कर सकें। मैंने भी बहुत सारे शॉर्ट्स बनाकर यूट्यूब और फेसबुक पे रील्स बनाकर डाली हैं वोकैबुलरी की। तो डे 1, डे 2 इस तरह से मैंने डिवाइड किए हैं। तो बहुत सारे वर्ड्स मैंने कवर किए हैं, तो आप भी जाइए उनको रोज रूटीन वाइज देखिए, ताकि आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज हो। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग टू डेवलप 4 skills: listening, speaking and reading, writing, practice and drill, spellings की प्रैक्टिस, ग्रामर के रूल्स को लर्न करने की प्रैक्टिस, और किस तरह से लिखना है, हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस। तो ये सब हम अगर खुद से नहीं करेंगे तो हम नहीं सीख पाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग का यही मतलब होता है कि अपने हाथों से कीजिए, बोलिए, तभी आप उसको
सीख पाएंगे। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल मेथड। मॉडल रीडिंग कीजिए, इमिटेशन, दूसरों को सुनिए वो क्या बोल रहे हैं, उससे ऑडियो विजुअल कितनी सारी कन्वर्सेशन की वीडियोस ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उन्हें सुनिए। ठीक है, साइलेंट रीडिंग कीजिए, राइटिंग कीजिए, अपने आप बैठकर कुछ भी लाइक अपनी डे टू डे लाइफ के बारे में लिखिए। ठीक है, तो कहीं बुक से देखकर लिखिए। ठीक है, ताकि आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हो सके। और स्पेलिंग्स का रोज डिक्टेशन लीजिए ताकि स्पेलिंग्स आपके इम्प्रूव हो सके। नाउ वी स्टार्ट विद द एम्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, लर्निंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। एंड एम मीन्स foresight in advance at the end of possible termination of activity। अब क्या है, हमें अब इंग्लिश लैंग्वेज अगर मुझे समझानी है, आपको सिखानी है, तो कुछ कोर्स मैं डिसाइड करके रखूंगी, राइट। मुझे एंड में रिजल्ट क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं अपने कुछ रूल्स फॉर्मुलेट करूंगी। ठीक है, तो हाँ जी, तो कुछ एम्स जो हमने इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करने के लिए बनाए हैं। तो एन एम इम्प्लॉयज एन ऑर्डर एक्टिविटी। सबसे पहले तो लैंग्वेज लर्न करने का जो ऑर्डर है हमें वो फॉलो करना चाहिए। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लिसनिंग में हम साउंड्स की प्रैक्टिस करते हैं, साउंड्स को समझते हैं, सीखते हैं, फिर हम बोलते हैं। ठीक है, बोलकर हर एक साउंड को देखते हैं। उसके बाद हमारी आती है रीडिंग स्किल्स, जिसमें हम किस तरह से आवाज की उतार चढ़ाव, उसकी फ्लुएंसी, उसमें जो पॉज आता है, किस वर्ड के किस पार्ट पे या सेंटेंस के किस पार्ट पे हमें ज्यादा स्ट्रेस देकर बोलना है। और राइटिंग स्किल्स में हमारी ग्रामर स्किल्स आएंगी, हमारी हैंड राइटिंग की हमारी जो होगी प्रैक्टिस होगी। तो इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए हमें अपनी लैंग्वेज को लर्न करना है। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंस इन कॉन्टेक्स्ट। तो वर्ड्स और फ्रेजेस का मीनिंग को समझना, सेंटेंस को समझना। तो एलिमेंट्री इंटोनेशन पैटर्न, तो मीनिंग का ये पैटर्न इंटोनेशन है, आवाज की उतार चढ़ाव। सॉरी, फर्स्ट पार्ट में था कि फ्रेजेस पैटर्न्स को सेंटेंस में हम किस तरह से यूज करते हैं। थर्ड है सिंपल स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस और कमांड्स को हम कैसे बनाते हैं। और नरेशन और डिस्क्रिप्शन, सिर्फ डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट होती है स्पीच का, सेंटेंस का, और उनकी डिस्क्रिप्शन। अब ये सब लर्न करनी किस तरह से हम लर्न कर सकते हैं, कॉन्वर्सेशंस के थ्रू लर्न कर सकते हैं, डायलॉग्स, स्टोरीज, इन सब के फॉर्म में हम इनको लर्न कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इज टू एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली, टू प्रोड्यूस इंग्लिश स्पीच साउंड्स करेक्टली। अब फोनेटिक साउंड्स जो हैं उनको हमें करेक्टली कैसे बोलना है ये समझना। यूज एप्रोप्रिएट वर्ड स्ट्रेस, जो वर्ड को बोलने के लिए किस पार्ट पे हमें ज्यादा जोर देना है, किस पे हमें कम देना है, सेंटेंस के किन वर्ड्स को हमें स्ट्रेस देकर बोलना है, और इंटोनेशन जो हमारे सेंटेंस में हमारी आवाज की उतार और चढ़ाव है, हमको उसको किस तरह से बोलना है। तो सिलेक्ट अ लैंग्वेज एप्रोप्रिएट टू द कंटेक्स्ट, तो उस टाइम किस तरह की लैंग्वेज का हमें यूज करना है वो हमें पता चलता है कि किस माहौल में है, हमें किस कॉन्टेक्स्ट के बारे में, किस चीज के बारे में बोलना है। तो ये सब लर्न करने के लिए एक तो हमें रोजमर्रा के ग्रीटिंग्स, ठीक है, क्वेश्चन आंसरिंग और डायलॉग, रोल प्लेज एंड रीडिंग अलाउड और रीडिंग पैसेजेस, तो इन सब को इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा ताकि हम प्रॉपर्ली इसको सीख सकें। Next is the ability to read and understand written English. Read phrases,
डेवलप डिजायरेबल साइलेंट रीडिंग हैबिट्स, पेजेस को रीड करना, छोटे छोटे सेंटेंस की पार्ट को रीड करना। फिर साइलेंट रीडिंग की हैबिट्स को हमारे अंदर डेवलप करने की बहुत जरूरत है। एक्वायर रीजनेबल स्पीड इन रीडिंग, अब रीडिंग करने की भी एक रीजनेबल स्पीड होती है, ये नहीं कि आप डर बोल रहे हैं, थोड़ा कहाँ पे हमें पॉज देना चाहिए, फुल स्टॉप, कॉमास, इन पंक्चुएशन का इम्पोर्टेंट बहुत अच्छे से यूज करना। ग्रैस्प मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस फ्रॉम द कंटेक्स्ट, उनके जो भी हम बोल रहे हैं वर्ड्स, उनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए, और सेंटेंसेस का यूज किस तरह से हुआ है और कैसे उनको रीडिंग में यूज करना है। लोकेट सेंट्रल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट, अब जो पढ़ा है अगर हमें वो समझ ही नहीं आएगा तो हमें पढ़ने का क्या फायदा है। तो रीडिंग करने के लिए हमें बुक्स को रीड करना चाहिए, नोट्स जो हमें प्रिपेयर है उसको हमें पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है द एबिलिटी टू राइट इंग्लिश करेक्टली, रीडिंग के साथ साथ हमें राइटिंग की भी स्किल्स में मास्टर करना चाहिए। राइटिंग मास्टर द मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग, यूज कैपिटल लेटर्स एंड मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन, स्पेल द वर्ड्स करेक्टली, अगर हम ठीक से बोलेंगे नहीं तो हम उसको ठीक से लिख भी नहीं पाएंगे। राइट नीटली एंड क्लियरली विल लेजिबल स्पीड, ठीक है, तो इस हिसाब से हमें राइटिंग स्पीड डेवलप करनी है ताकि वो हम उसको क्लियरली लिख सके, एक तरीके से लिख सके, ये नहीं कुछ कोई वर्ड ऊपर जा रहा है कोई नीचे जा रहा है। तो हैंड राइटिंग बिल्कुल नीट और साफ सुथरी होनी चाहिए ताकि दूसरों को भी वो समझ आ सके। यूज एप्रोप्रिएट वर्ड्स इन सेंटेंसेस पैटर्न्स, तो अच्छे वर्ड्स, वोकैबुलरी जो आपकी शो करे, अच्छे वर्ड्स को यूज करना चाहिए, अच्छे सेंटेंस पैटर्न को यूज करना चाहिए ताकि दूसरे के ऊपर हमारा इंप्रेशन अच्छा हो सके। तो इस सब को अचीव करने के लिए हमें राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत है, डिक्टेशन, वर्ड सेंटेंसेस और वर्ड्स की डिक्टेशन की जरूरत है, शॉर्ट पैराग्राफ फॉर्म करनी चाहिए। अब जैसे राइटिंग में हम क्या करते हैं, पिक्चर कॉम्पोजिशन होती है, हम लोग पैराग्राफ फॉर्म करते हैं, ठीक है, उससे हमारी वोकैबुलरी भी इंक्रीज होती है नेचुरली, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन जैसे कि ट्रांसलेशन मेथड बहुत अच्छा है हमारी राइटिंग को सीखने के लिए। So in the end there is a saying, to aim at literature is to miss the way of language, to aim at language is to pave the way of literature। अगर आप क्या कहते हैं सीधा लिटरेचर में चले जाते हैं तो आप लैंग्वेज को सही से फॉलो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप पहले लैंग्वेज सीखते हैं, उनके रूल सीखते हैं, तो आप लिटरेचर को भी सही से फॉलो कर पाएंगे। कैसे? अगर आपको वोकैबुलरी की अच्छी नॉलेज है तो आप लिटरेचर पढ़ेंगे, उसके मीनिंग्स को अच्छी तरह समझेंगे, राइट। जैसे साउंड्स वगैरह की नॉलेज है तो आप प्रोनाउंसिएशन अच्छी कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने सीधा रीडिंग शुरू कर दी या राइटिंग शुरू कर दीजिए बड़े बड़े पैराग्राफ, तो आप कैसे उस लैंग्वेज को सीख पाओगे, है ना। That's it.